डियर फ्रेंड्स, नो दिला चैनल में मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना सीपीसी दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रोविजंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 12, 13 और 14 सीपीसी पर चर्चा करेंगे। जिस तरह दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 और 11 यानी रेस सबजुडिस और रेस जुडिकाटा का मुख्य उद्देश्य मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना है, उसी प्रकार धारा 12 सीआरपीसी बार ऑफ फर्दर सूट यानी अपरवाद का वर्जन मुकदमे की बाहुलता को रोकने का काम करता है। जब मुकदमा किया जाता है और इस वाद में अनेक अनुतोष प्राप्त करने का वादी हकदार है तो वो सारे अनुतोष मांगने चाहिए, अन्यथा भिन्न भिन्न अनुतोष भिन्न भिन्न मुकदमे से नहीं मांग सकता। अब सेक्शन 12 को हम पढ़ेंगे। सेक्शन 12 सीपीसी क्या कहता है? Where plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ वादी किसी कॉज ऑफ एक्शन के संबंध में किसी मुकदमे को दायर करने से वंचित यानी प्रिक्लूड किया गया है, तो उन न्यायालयों जिनमें सीपीसी लागू होती है उस वाद कारण के संबंध में मुकदमा दायर करने का हक नहीं होगा। जैसे राम ने श्याम की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया और राम ने श्याम के खिलाफ कब्जा छुड़वाने का मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा दायर कर दिया तो उस समय उसने क्षतिपूर्ति यानी मीन प्रॉफिट का कोई दावा नहीं किया, कोई अनुतोष नहीं मांगा। अब वह उस वाद हेतु पर नया वाद दायर नहीं कर सकता, यानी मीन प्रॉफिट का अलग से दावा दायर नहीं कर सकता। तो धारा 12 उन मुकदमों पर लागू होती है जिन्हें सीपीसी के किसी नियम द्वारा वर्जित किया गया है। अब वो कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा वर्जित किया गया है? एक तो ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी। जब समय आएगा उसके मुताबिक हम ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार दूसरे वो रूल जिनके द्वारा धारा 12 के तहत मुकदमा वर्जित है उनके ऊपर भी समय पर चर्चा करेंगे। दूसरा ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1। तो इन रूल्स के तहत मुकदमा सेक्शन 12 सीपीसी के तहत वर्जित है। जो रूल शब्द सेक्शन 12 में आया है उसके ऊपर एक केसला बताता हूँ। विनीत कुमार वर्सेस भगवान देवी 1978 इलाहाबाद 312, यानी रूल्स को डिफाइन किया गया है। इन रूल्स के ऊपर जो है सारी बातें सेक्शन 12 के ऊपर, जो रूल शब्द सेक्शन 12 में आया है उसके ऊपर ये मुकदमा है। दूसरा, सेक्शन 12 के तहत निपटान हेतु इशू जो है वो फ्रेम किया जाना अनिवार्य है। तो इसके ऊपर इंडो स्विस ट्रेडिंग वर्सेस घंटल स्टीम नेविगेशन का मुकदमा 82 कैलकाटा WN 419 पेज पर है। तो ये था सेक्शन 12 जो बहुत छोटा सा सेक्शन है। अब हम सेक्शन 13 के ऊपर चर्चा करते हैं। व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, यानी विदेशी निर्णय कब निश्चायक यानी कंक्लूसिव नहीं होता। जब कोई विदेशी निर्णय उन्हीं पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अपने हक का दावा करते हैं उसके मध्य डायरेक्टली एडजुडिकेट नहीं हुआ हो।
जहां मुकदमा किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा न सुना गया हो। बी, जहां मामले का निपटान मेरिट पर यानी गुण अवगुण के आधार पर ना किया गया हो। और सी, जहां कार्रवाई के स्वरूप से ही ये लगता हो कि इंटरनेशनल लॉ का गलत विचार या भारत के किसी कानून की मान्यता उस मामले पर लागू होने योग्य है और उस कानून को अस्वीकृत होना मालूम होता है। डी, निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। ई, जहां कपट के द्वारा कोई जजमेंट लिया गया है। या अगला, जहां भारत में लागू किसी कानून के भंग करने के आधार को बढ़ावा दिया जाता है। AIR 1985 गुजरात पृष्ठ 187, गगन भाई छोटू भाई पटेल बनाम मणिबेन का एक मुकदमा मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो बड़ा रेलेवेंट है। वाइफ के द्वारा गुजारा भत्ता का केस था। पति का कहना था कि उसे मैक्सिकन न्यायालय से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री मिल चुकी है, किंतु यहाँ पर यह भी कहा गया कि इसे ऑन मेरिट नहीं माना गया। इट वॉज एक्स पार्टी। सम्मन जो है वो गजट में दिया गया था, मुझे पर्सनल नहीं दिया गया। नो एविडेंस वॉज टेकन। और इस प्रकार से वाइफ ने ये पली ली। तो ये जो नियम 6 जो है ये इसका अपवाद है। नियम 6 कौन सा? जहां भारत में लागू किसी कानून को भंग करने के आधार को बढ़ावा दिया गया है। तो ये है नियम 6। तो इसमें जो है बढ़ावा कैसे दिया गया? सम्मन्स वर नॉट गिवन टू हर पर्सनली। दूसरा, गजट में नोटिफिकेशन हुआ था। तीसरा जो है ये एक्स पार्टी था। और चौथा जो है तीसरा और चौथी बात जो है ये थी कि कोई एविडेंस लीड नहीं हुआ था, इसलिए ये 6 नियम का अपवाद है। अब वेयर इट सस्टेन्स एंड क्लेम फाउंडेड ऑन ए ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, इसका मतलब ये है, रूल 6 ये है कि वेयर इट सस्टेन्स ए क्लेम फाउंडेड ऑन ए ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रेस जुडिकेटा क्या था। हमने पीछे जो रेस जुडिकेटा को पढ़ा उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैटर शुड बी हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो इसलिए एक्स पार्टी में रेस जुडिकेटा भी लागू नहीं होता। और ये फर्दर बार की बात जो है, इसलिए मैंने इस रेस जुडिकेटा का यहाँ पर जिक्र किया। अब एक्स पार्टी के ऊपर एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 2134, इंटरनेशनल वूलन मिल्स वर्सेज मैसर्स स्टैंडर्ड वूल लिमिटेड, ये केस था। और एक केस और मैं आपको बताता हूँ, 2012 बॉम्बे 57, ये वाइटल SA वर्सेस दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का केस था। इसमें 2 बात कही गई। एक तो ये थी कि जजमेंट रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी के किसी न्यायालय द्वारा पारित किया हो। दूसरा, धारा 44A की अपेक्षा पूरी करता हो। धारा 44A क्या है और रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या है, ये आप सेक्शन 44A CPC के अंदर पढ़ेंगे। जब सेक्शन 44A आएगा तो हम उस रेलेवेंट टाइम के ऊपर, इस रेलेवेंट सेक्शन के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ केवल इतना ही याद रखिए कि धारा 44A की अपेक्षा पूरी करता हो और जजमेंट जो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। धारा 44A एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री पास्ड बाय कोर्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, इसके ऊपर जो है आपको एक केस बताता हूँ। हनीफा कल्लन गट्टू बनाम श्रेष्ठा खान, और ये केस का नाम है हनीफा कल्लन गट्टू बनाम श्रेष्ठा खान, और ये रिपोर्ट हुआ है
AIR 2017 केरला 217 के ऊपर। और इसमें क्या कहा गया है कि फॉरेन जजमेंट पास्ड एक्स पार्टी कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। जो फॉरेन जजमेंट एक तरफा डिसाइड हुआ हो उसकी एग्जीक्यूशन भारत में नहीं हो सकती। दूसरा, इससे आगे हम चलेंगे कि विदेशी निर्णय कंक्लूसिव है, इस बात पर निर्भर करता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा वो जजमेंट पास किया गया है या नहीं। अब इसके ऊपर अथॉरिटी है AIR 1925 मैड्रास 788 और एक अथॉरिटी है AIR 2016 NOC 106 बॉम्बे की अथॉरिटी है। तो इसके अंदर ये बात आई थी कि ऑब्जेक्शन जो है वो ज्यूरिसडिक्शन के बारे में शुरू में ही उठाया जाना चाहिए, ना कि बाद में, क्योंकि बाद में लिया जाने पर या उस केस के निपटान एग्जीक्यूशन में या अपील में उस बात को बाद में नहीं उठा सकते। अब सेक्शन 14 क्या कहता है कि विदेशी न्यायालय की उपधारणा और उसकी फॉरेन जजमेंट की क्या प्रजम्पशन है। विदेशी न्यायालय द्वारा पारित जजमेंट की उपधारणा क्या है, व्हाट इज़ द प्रजम्पशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वो ना लेते हुए बहुत छोटे से 2 शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि जो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय के अंदर पेश की गई है तो न्यायालय उसको ये प्रज्यूम करके चलेगा कि ये एक कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट के द्वारा पास किया गया निर्णय है, अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड, जब तक वो गलत साबित या ना कर दिया जाए। तो इसलिए जब कोई जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो विदेशी न्यायालय के द्वारा पास किया गया हो, माननीय कोर्ट ये मान करके चलेगी कि यह कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, जब तक इसे गलत साबित ना कर दिया जाए। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जब कोई भी विदेशी जजमेंट है उसको पेश किया जाना है या उसको गलत या ठीक साबित करवाना है तो वो केवल डीजे कोर्ट में ही पेश किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है, लेक्चर पूरा होता है। और मुझे आशा ही नहीं, आप पूरा विश्वास है कि आप लोग ने जो ये वीडियो सुना या लेक्चर सुना आपको पसंद आया होगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप घंटी का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, पसंद आया है तो इसको लाइक करें। जय हिंद।